ज्योति नमोस्तुते दीपो ज्योति नमोस्तुते हरि ओम आनो भद्रा क्रतो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितासो उद्भिदः देवा मैं पहले उनका परिचय आपसे करा दूं और फिर अगली कड़ी में हम उन्हें पुष्पगुच्छ एवं छोटी सी स्मृति भेंट दे करके सम्मानित करेंगे। माननीय राजेंद्र जी, आप वर्तमान में सेवा भारती की पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका सेवा प्रेरणा, उसके आप प्रधान संपादक हैं, अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी हैं, भोपाल इकाई के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर बीएचएल में आप कार्यरत थे, कला मंदिर जो संस्था है उसके आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एवं आजीवन सदस्य हैं आर्थर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस संस्था के। आपको बहुत सम्मानों से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान सन 2012, अंबिका प्रसाद दिव्य रजत अलंकरण 2012, साहित्य सेवी सम्मान 1996, बाल साहित्यकार सम्मान 2012, मिलेनियम अवार्ड 2000, तुलसी सम्मान 2006, समीक्षा सम्मान 2011, सारांश साहित्य कला मित्र सम्मान 2009, अभिव्यक्ति सम्मान 1997, महेश जोशी सम्मान 2007, उमा पटेलिया सम्मान 2006, रत्न भारती सम्मान 2013, प्रज्ञा साहित्य भूषण सम्मान 2011, ग्रवाल स्मृति सम्मान 2009, आतिथ्य सम्मान 2008, रंजन कलश सम्मान 2003, अध्यक्षी सम्मान 2008, इंजीनियर्स पुरस्कार 2006, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान 2008, साहित्य सेवी सम्मान 2003। इस प्रकार के विभिन्न सम्मानों से आपको सम्मानित किया जाता है, किया जा चुका है। आज आप हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे आग्रह को स्वीकार कर उपस्थित रहे हैं। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ कलागुरु माननीय किरण जी देशपांडे, आप किरण जी का नाम हम सब के लिए सभी के लिए परिचित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति भोपाल का नहीं होगा कि जो पंडित किरण जी से परिचित नहीं होगा। श्रेष्ठ कलावंतों के साथ आपने संगत की है और अभी भी इस उम्र में भी सभी कला साधकों को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे पंडित किरण जी का संक्षिप्त परिचय। विदर्भ के संगीतानुरागी परिवार में 28 जून 1940 में आपका जन्म हुआ। श्री किरण जी देशपांडे को संगीत विद्या बाल्यकाल के संस्कार स्वरूप मिली। उनके पिताजी संत स्वभाव के संगीतज्ञ थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को सामान्य आदमी तक पहुंचाने का जीवन ध्येय रखा था। जबलपुर में भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने उसी उद्देश्य से की थी। अपने पिताजी और चाचा सीताराम भगवंत देशपांडे से उन्होंने गायन तथा वादन की शिक्षा प्राप्त की। जबलपुर में कार्यक्रम के आमंत्रित तबला वादकों के घरों में आमंत्रित कर उनसे तबले की विभिन्न बंदिशें और बोल प्राप्त कर किरण जी ने अपना संग्रह वृद्धिंगत किया। तथापि तबले की घरानेदार शिक्षा उन्हें हैदराबाद के प्रख्यात तबला नवाज मरहूम उस्ताद शेख दाऊद खान साहब से सन 1957 से प्राप्त हुई, जिनका विधिवत घंटा बांधकर शिष्यत्व उन्होंने प्राप्त किया। तबले के विविध घरानों की तालीम उन्हें उस्ताद दाऊद खान साहब से प्राप्त हुई। अथक साधना और परिश्रम से उन्होंने अजराड़ा, दिल्ली, फर्रुखाबाद इत्यादि घरानों की विशेषताओं पर भी अधिकार प्राप्त किया। तबले में स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त करने के पश्चात के अलावा किरण जी ने गायन
और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। कम लोग जानते हैं कि श्री किरण जी देशपांडे गायक भी हैं तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सन 1969 में चयनित होकर 2002 तक विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में वे गायन के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने निवास पर वे गायन वादन की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भारत के सभी बड़े नगरों में आयोजित शासकीय और अशासकीय संगीत सम्मेलनों में उन्होंने तबला, स्वतंत्र वादन और संगति के कार्यक्रम दिए हैं। भारत भवन, तानसेन समारोह, चक्रधर संगीत समारोह, हमीद खां संगीत समारोह, उसका अलाउद्दीन का संगीत समारोह मैहर, ये कुछ आयोजन हैं जिनमें उन्होंने एकाधिक बार हिस्सेदारी की है। 1965 में इंग्लैंड में और यूरोप के कई देशों में सफल प्रस्तुति के पश्चात उन्होंने 1971-72, 1983, 1989, 1993 से 2008 तक अनेक बार फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा इत्यादि देशों की यात्राएं की हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र संगीतज्ञ हैं जिन्हें अमेरिका में फिलाडेल्फिया के संगीत विभाग में अतिथि प्राध्यापक और निवासी प्रदर्शनकारी कलाकार के रूप में आमंत्रित किया गया। स्वभावमन्य पंडित रविशंकर जी से पंडित बुधादित्य मुखर्जी तक प्रमुख तंत्र वादकों के साथ और स्वर्गीय पंडित कृष्णराव पंडित जी से पंडित उल्लास कशालकर तक गायकों के साथ उन्होंने मनोनुकूल सुमधुर तबला संगति की है। जटिल लयकारी, स्पष्ट बोल, अदायगी तथा दाएं बाएं का सामंजस्य उनके वादन की विशेषताएं हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के वे वरिष्ठ श्रेणी प्राप्त कलाकार हैं। नई पीढ़ी के समर्पित संगीत छात्र छात्राओं को विद्या प्रदान कर उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए किरण जी सदैव प्रयासरत रहते हैं। उनके कई विद्यार्थी आकाशवाणी दूरदर्शन पर सफल प्रदर्शन कर रहे हैं तथा कुछ शासकीय सेवाओं में भी कार्यरत हैं। अभी हाल ही में आपको शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और अमृत पुरस्कार, यह भी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, यह भी आपको प्रदान किया गया है। ऐसे कला मनीषियों को पाकर हम धन्य हैं। मैं अरुणाताई से निवेदन करता हूँ कि राजेंद्र जी का सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। आदरणीय अरुणाताई। हमारे मध्य एक और नृत्य विधा की कला गुरु उपस्थित हैं, यास्मीन जी। आप खैरागढ़ घराने से हैं और नृत्य की विधा का प्रशिक्षण भी देती हैं और खुद भी साधनारत हैं। ऐसी यास्मीन जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे पंडित किरण जी का स्वागत करें। धन्यवाद। जैसे भीड़ के पूर्व में बताया था, हरि ओम। शतं जीव शरदो वर्धमान शतम हेमंतान शतमो संतान शतमिंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः। हरि ओम। शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुरमरुत एना वर्धयन्ति शतमे नमेव शतात्मा नं शतमनन्तं शतमैश्वर्यं भवति
शतमेते शतंदेशमायुः। सुमन जी को जो सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है उसका वाचन मैं यहाँ करता हूँ। कला एवं साहित्य के लिए समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती भोपाल इकाई यह स्नातकोत्तर उपाधि कंठ संगीत विधा में प्रावीण्य सूची से प्राप्त की है। भोपाल विश्वविद्यालय से बी कंठ संगीत खैरागढ़ विद्या विश्वविद्यालय से इसकी उपाधि आपने प्राप्त की। आपके गुरुजन रहे हैं श्री सज्जन लाल जी भट्ट, स्वर्गीय गोपाल राव जी मोरोणे, सुश्री मीरा राव जी के पास भी आपने अल्पावधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। 6 वर्ष की उम्र से ही आप कल के कलाकार आकाशवाणी में एकल गायन आपने प्रस्तुति दी। तत्पश्चात युवावाणी में शास्त्रीय गायन के रूप में आपने नियमित अपनी कला प्रस्तुति आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत की है। आगे बी श्रेणी कलाकार सुगम संगीत के रूप में भी आपने अनेक वर्ष तक आकाशवाणी से अपनी सांगीतिक प्रस्तुतियां दी हैं। दूरदर्शन में शुभ शाम लाइव शो में आपने अनेक प्रस्तुतियां दी। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में रजत पदक की आपको प्राप्ति हुई है। अखिल भारतीय दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र द्वारा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आपने शास्त्रीय गायन का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ और वहां आपने अपना सुविधर गायन प्रस्तुत किया। संस्कार भारती द्वारा वाकणकर स्मृति सम्मान में स्मृति में आप एक कार्यक्रम हुआ था उसमें आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे हमारी कला गुरु और अभी गत 2 वर्षों पूर्व एक श्रावण धारा शास्त्रीय राग गौड़ मल्हार उसकी बंदिशों को शास्त्रीय गायन हम सुनते हैं कि खाली व्यक्तिगत रूप से ही शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति की जाती है, लेकिन समूह के रूप में शास्त्रीय गायन प्रस्तुति का एक नया आविष्कार आपके द्वारा किया गया और एक श्रावण धारा इस प्रकार का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रविंद्र भवन में प्रस्तुत किया गया था। उसका सारा संयोजन श्रेय संध्या दीदी को जाता है और सारे हम छोटे कलाकारों में भी उस कार्यक्रम में था और ऐसी एक प्रस्तुति संध्या दीदी ने प्रस्तुत की थी। आपको भी हम यहाँ सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। मैं पंडित किरण जी से निवेदन करूंगा कि वे इसी क्षेत्र के हैं, इसलिए संध्या जी का पुष्पगुच्छ श्रीफल और शाल से स्वागत करें। संध्या दीदी के सम्मान पत्र वाचन के लिए मैं दुर्गा जी को आमंत्रित करता हूं। संस्कार भारती कला एवं साहित्य के लिए समर्पित अखिल भारतीय संस्था भोपाल महानगर इकाई सम्मान पत्र। यह गुरु सम्मान श्रीमती संध्या मंडपे को संगीत विधा से अपनी संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों को विशिष्ट स्वरूप में समाज के समक्ष रखने एवं समाज व राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को सजगता से निभाते हुए अपनी कला को उत्कृष्ट माध्यम बनाने हेतु प्रदान किया जा रहा है। संस्कार भारती जिला इकाई भोपाल आपको सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती है। स्तर पे ही नहीं पूरे विश्व के स्तर पर संस्कारों को, भारतीय संस्कारों को प्रचारित प्रसारित करने में लगी हुई है। अरुणाताई जी की अध्यक्षता में एक कार्य यहाँ भोपाल में संपन्न मध्य प्रदेश में हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, देश क्या होता है? संस्कृति ही संस्कार ही देश होता है। अगर संस्कृति और संस्कार नहीं है तो वो देश भी नहीं है। और संस्कृति और संस्कार एक ही होते उस देश में, दो नहीं होते। कोई कुछ लोग बोलते हैं गंगा जमुनी संस्कृति, फलानी संस्कृति, 6 प्रकार की संस्कृति, कोई नहीं, एक ही संस्कृति होती है हर देश की। वह संस्कृति ही देश है।
इसी को इको सिस्टम बोलते हैं हम साइंस में, विज्ञान में हम इको सिस्टम बोलते हैं। चाहे वो राष्ट्र आप देखिए, कौओं का झुंड एक जगह रहता है, उल्लुओं का झुंड एक रहता है, तोतों का झुंड एक रहता है, शेरों का झुंड एक जगह रहता है, बंदरों का झुंड एक तरह रहता है। बंदर भी अपने अपने झुंड बना के वहाँ राजा रानी सेवक सब रहते हैं और एक दूसरे के स्थान पर कब्जा नहीं करते, नहीं तो उनमें भी उन लोगों के देश हैं, राष्ट्र हैं। इसी तरह हम लोग जब सब आपस में मिलकर एक प्रकार के एक मन, एक वचन, एक संभव मनान से जानता है लोग, वैसे जब हम एक रहते हैं तो वो एक राष्ट्र होता है, वो एक संस्कृति जो मिल के रहते हैं, उसी का संपोषण हम सब करते हैं, वो एक राष्ट्र होता है। वो संस्कार भारतीय उस संस्कृति का संपोषण करने के लिए यत्नशील है, ये जानकर खुशी हुई। अब मैं आपको थोड़ी सी ये बात बता दूँ, गुरु पूर्णिमा, गुरु थोड़ी सी बात ये है कि गुरु कहें किसे, जो गुरु यानी जो हमें अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को जीवन भर ढूंढता रहता है, एक अच्छा शिष्य, सच्चा शिष्य। हर किसी को शिष्य नहीं बनाता कोई गुरु, ऐसे ही शिष्य भी हर किसी को गुरु नहीं बनाता, हर किसी को गुरु भी शिष्य भी एक सच्चे गुरु की तलाश में जीवन उम्र भर अपनी खर्च कर देता है। ऐसे ही गुरु भी एक सच्चे शिष्य की तलाश में अपनी उम्र खर्च कर देता है। ये कृष्ण देशपाल जी जानते हैं, हर किसी को शिक्षा नहीं दी जा सकती, उसकी परीक्षा ली जाती, क्योंकि गुरु चाहता है कि जो शिष्य है वो आज्ञाकारी हो और बहुत से मानदंडों पर खरा उतरे। इसीलिए गुरु भारत में जो है ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान का प्रचार, ज्ञान की पूजा पहले से की जाती है। तो गुरु अपने आचार्य हैं, देव आचार्य है, शिक्षा है, और एक ग्रंथ भी समूचा गुरु है। बच्चा भी अगर कोई शिक्षा की बात कहता है, अच्छी बात कहता है, तो वो भी एक गुरु है। गुरु तो गौरव प्रदान करता है, वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु है। अब मैं आपको थोड़ी सी ये बात बता दूंगा, आखिर ये पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कहते क्यों हैं। आप सब जानते हैं कि महाभारत के रचयिता जो वशिष्ठ पुत्र हुए व्यास जी, तो कृष्ण एक द्वीप था, यमुना का द्वीप, उस द्वीप में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहने लगे लोग। और जब जो कृष्ण थे काले, उनका व्यास क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि व्यास का अर्थ होता है, जो गणित जानते हैं, रेखा गणित जानते हैं, वो जानते हैं व्यास, डायमीटर। आप सब जानते हो कि डायमीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्यास कहते हैं हिंदी में। व्यास विभाजन करता है सर्किल को, परिधि को दो हिस्सों में विभाजित करता है, विभाजन करने को व्यास कहते हैं। तो पहले वेद एक ही था, फिर वेद जब चार बना, जो वेद व्यास जी ने उन वेदों को चार रूपों में, चार उनके अर्थ के अनुसार, उनकी क्रिया प्रविधि के अनुसार, उनके उपयोग के अनुसार चार प्रकारों में विभक्त किया। पहले 3 में किया, फिर 1 में किया, तो 4 वेद कहलाते हैं। 4 वेदों में उनको विभाजित किया, तो व्यास विभाजन करने वाले को व्यास बोलते हैं। इसलिए व्यास उनका नाम, उपनाम, उनकी संज्ञा अभिहित की गई, इसलिए उनको कहते हैं बादरायण व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, महर्षि व्यास। वो महर्षि व्यास ने ही महाभारत और चारों वेदों का परिवर्तन किया। वेद को, जैसा कि मेरे भाई जी हमारे चंद्रकांत देव बेहरे जी ने बताया था कि वो अपूर्ण से हैं, उन्हें किसी ईश्वर के मुख से ही निकले हैं। और फिर वेदों में है ऋषि, देवता और छंद। इस प्रकार से फिर वो वेद व्यास जी ने पेड़, सुमंतु इत्यादि ऋषियों को अपने 4 शाखाओं में विभक्त किया उन्होंने। और उनका जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन। वो पूर्णिमा कौन सी थी? वो आषाढ़ की पूर्णिमा थी। वो आषाढ़ की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। तो उस दिन से भारत में व्यास जी की स्मृति में कृष्ण द्वैपायन व्यास की, उनके बराबर ज्ञान अभी तक उनका दिया हुआ है। विज्ञान और ज्ञान परा अपरा सारी विद्याएं उन्हीं के द्वारा दी हुई हैं। उनका डिटेल बताया जाएगा, बहुत समयाभाव है, किंतु इतना कुछ किया कि हम सब जो कुछ पढ़ रहे हैं, हम सब जो कुछ जान रहे हैं, जो ज्ञानी जन विद्या दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो सब व्यास जी की प्रणीति ही है, व्यास जी के ही करामात है। और गणेश जी का भी उसमें योगदान है। और आप जैसे गुरु जी हैं, ये सब देखिए, ये गणित विद्या सीखे, तो गणित जो उनको बता रहा हूँ कि गणित का उद्भव भी आप जानते हैं, नटराज की आज पूजा की
तो नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचमारन। नृत्य के बाद नृत्यावसानी नटराज राजो, नटराज ने ननाद ढक्काम डमरू का वादन किया 9 पंचवारम, यानी 9 5 14 बार। तो उससे 14 वर्ण निकले, आई यू वर्ण आपने पढ़ी होगी। तो 14 वर्ण जो निकले वो ननाद ढक्काम 9 पंचवारम। तो ढक्का जो तब जो डमरू था, उस डमरू से ही बाद में मृदंग बने, उसी से मात्रा 9 पंचवारम वो आई यू सब के मात्रा निकली, मात्रा वाले स्वर निकले उससे, उसी से फिर मृदंग बनी, ढोलक बनी, फिर उसी से तबला बनी जो हमारे करण देख पाएंगे। तो जो मात्रा ज्ञान होता है वो तबले का ज्ञान, ताल मात्रा ही सबसे बड़ी मात्रा है, सबसे शुद्ध मात्रा है। जो साहित्यिक मात्रा है, गीत की मात्रा है, जो शब्दों में हम लिखते हैं गीत, उनकी मात्रा है, पहले गीत लिखते हैं फिर बजाते हैं, तो वो साहित्य की मात्रा है। किंतु ताल मात्रा के अनुसार ही सही मात्रा मानी जाती है, ताल मात्रा में ही छंद माना जाता है। ताल मात्राओं में अगर छंद नहीं गाया जा सकता तो वो छंद कैसा। ये बात अलग है कि साहित्य। मंच पर उपस्थित सभी गुणी विद्वजनों को सबसे पहले सादर प्रणाम करती हूँ और प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी जितने भी लोग हैं उन सबको नमस्कार करने के पश्चात मैं उनके अंतर्मन समझ रही हूँ कि बहुत देर हो रही है और वो कार्यक्रम भी देखना चाह रहे होंगे। भारी बारिश के बावजूद आप सब लोग आए, इसी में आपका वो प्रेम दिख रहा है, उसके लिए मन से आपका धन्यवाद देती हूँ। तीसरी बात कहना चाहूँगी कि अखिल भारतीय संस्कार भारती ने जो मुझे ये सम्मान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया, उसका तो हृदय से मैं आभार व्यक्त करूँगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि आज इस मंच पर जहाँ इतने गुणीजन लोग हैं, उनके सामने उनके हस्त मुझे जो सम्मान उनने दिया है, वो सम्मान मेरा नहीं, मेरी कला का और मेरे आदरणीय गुरुजनों का है, मेरा नहीं। मेरे आदरणीय गुरुजन, जैसा कि चंद्रकांत जी ने सबका नाम लिया था, मुझे लगता है कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा मुझे दी थी और वो मुझे दी इसलिए कि मैं उसको प्रसारित कर सकूं, 10, 15, 20 जो भी मुझ में क्षमता है विद्यार्थियों को तैयार कर सकूं। और शायद कुछ हद तक मैंने कर पाई, शायद पूर्ण रूप में सफल नहीं भी हुई, लेकिन जितना कर पाई उसी का ये सम्मान है और ये मेरा नहीं, मेरे गुरुजनों का सम्मान है। और धन्यवाद। समस्त विद्वजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को नमस्कार। आपने इतने विद्वजनों को सुना, लेकिन उसके बाद मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि आज गुरु परंपरा के अंतर्गत हमें सम्मानित किया गया, लेकिन जिस क्षेत्र में से मैं जुड़ी हूँ उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि गुरु जैसा उपाधि मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है और उसके लिए मैं अभी बहुत पीछे रही, क्योंकि गुरु साहित्य में कोई गुरु नहीं है जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि साहित्य ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप निरंतर सीखते जाते हैं और निरंतर ही आपके अंदर आपकी प्रतिभा बढ़ती चली जाती है अगर आप जल्दबाजी न करें और यदि आप सही मायने में मेहनत करें। त्वरित जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, जैसा कि अभी मंच पर भी कहा गया कि संगीत के क्षेत्र में भी सब चाहते हैं कि बड़े से बड़े व्यक्ति के सानिध्य में हमारा बच्चा सीखे। तो यही चीज़ जो है वो आजकल साहित्य में भी देखने को मिल रही है। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं आज लेखक मैंने घोषणा कर दी है और मैं त्वरित ही कहानी, नाटक और लघु कथा जो। अब मैं किसी भी कार्यक्रम की अंतिम इकाई, अंतिम कड़ी अर्थात आभार प्रदर्शन हेतु
हमारे भोपाल इकाई की महामंत्री दुर्गा जी को आमंत्रित करता हूं।